हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आज ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। खास तौर पे जो बच्चे एसएससी जेईई 2023 का पोस्ट प्रेफरेंस भरने वाले हैं एसएससी के लिए, उनके लिए भी। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे 2024 के एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। हार्डली आधे घंटे का ये वीडियो रहेगा, आप इसको आराम से देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2024 के एसएससी की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी काफ़ी लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस को लेके क्लैरिटी नहीं है अभी भी। तो ये वीडियो देखिए, शुरुआत से आपको समझ में आएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस का क्या यूज़ है, क्यों कई बार पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर करने के बाद भी एक स्टूडेंट को पोस्ट जो है वो नहीं मिलती है। तो अल्टीमेटली पूरी फाइट जब उस गवर्नमेंट जॉब की है, तो पेपर 1 और 2 क्लियर करने के बाद अगर वो पोस्ट नहीं मिल रही है तो फिर अपना जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होगा वहाँ पर। ठीक, तो हमको एकदम डे 1 से क्लियर होना चाहिए कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सिलेक्शन करना है, उसमें क्या एजेंडा आपका होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया को आपको मेजरली चेक करना है और अपने स्कोर के हिसाब से आप कहाँ पर फिट बैठते हैं, इस चीज़ को समझना है। 2023 के एसएससी के पेपर 2 दिलाने के बाद के जो बच्चे अभी इस पोस्ट प्रेफरेंस विंडो के ओपन होने के बाद अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिलअप किया है, तो ज़रूर आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही होंगी, कुछ डेटा जो है वो घूम रहा होगा कि सर मैं इसको पहले प्रेफर करूं या ये पोस्ट को पहले प्रेफर करूं। बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए जो रिक्वायर्ड डेटा है वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आराम से आप उस डेटा का एनालिसिस कर लीजिए। 25 तारीख तक का समय, एटलीस्ट एक दिन पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एसएससी जेईई 2023 का पोस्ट प्रेफरेंस 2024 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, अगर आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप इससे डिटेल्स में समझ लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे इसको प्लान किया जाता है और आपको अब अपने आने वाले एग्जामिनेशन में कैसे प्लान करना है अपने मार्क्स को। ठीक, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के डेटा की मैं बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर करने के बाद, मतलब पेपर 2 दिलाने के बाद, आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन एसएससी देती है। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, एसएससी में वेरियस मिनिस्ट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। एसएससी को ऐसा समझिए कि जैसे आप देखते हैं ना कि गेट का एग्जामिनेशन होता है, बीटेक के बाद गेट का एग्जामिनेशन है, उसके थ्रू वेरियस पीएसयूज में आपका सिलेक्शन होने का चांस होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एसएससी भी एक तरीके से डिप्लोमा लेवल पे या एईजेई के लेवल पर एक इसी तरीके का एग्जामिनेशन है, जिसके थ्रू आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पर प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग से एग्जामिनेशन ऐसा कोई फाइट नहीं करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट। जैसे कि कुछ एक डिपार्टमेंट है बीआरओ वगैरह, जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर टेस्ट आपके लिए फिर भी कंडक्ट करवाते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से आप क्या करते हैं कि 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, आप पहले सीबीटी 1 दिलाते हैं, फिर सीबीटी 2 आपने दिलाया। अब सीबीटी 2 दिलाने के बाद अभी इसका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करना बचा हुआ है। ठीक है, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना कंपलसरी पार्ट होता है, तब जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, तो पेपर 1 या 2 क्लियर करने के बावजूद वो यूज़ नहीं हो पाएगा कि आप उसको किसी डिपार्टमेंट को फाइट करने में आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, 9 ऑर्गेनाइजेशन के आसपास ऑलमोस्ट रहते हैं। मैं आपको नाम दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर आपको बाइफरकेशन पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो एसएससी की जो पहली नोटिफिकेशन आई थी, उसी नोटिफिकेशन पर ये पहले ही क्लियर हो जाता है कि भाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन में डिग्री अलाउड है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोमा वाले अलाउड हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस मांगा है, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ब्रांच के लिए आपको एज लिमिट 32 साल तक अलाउ करता है। ये 3-4 चीज़ें आपको पहले ही शुरुआत में पता होना चाहिए, तब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो फिर बात बनेगी। अदर देन दैट आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको फटाफट से आपको क्लियर करके बता देता हूँ जल्दी से ये वाली चीज़। चलिए भाई, तो यहाँ पर आप एक शीट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से एक शीट जो है आपके लिए अवेलेबल रखा है मैंने। इस शीट को ज़रा सा देखिए, और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको और बढ़िया तरीके से ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं और इस शीट को आपके लिए थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यस, अभी आप सबके लिए विजिबल है ना? चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। डिग्री या डिप्लोमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से इसको देखिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट थिंग,
ये सभी मिनिस्ट्रीज जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये सभी मिनिस्ट्रीज जो हैं ये पार्टिसिपेट कर रही है इस बार के 2023 के उसमें पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। जैसे कि बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी। यहाँ पे मैंने कुछ और काम का डिटेल भी आप लोगों के लिए लिखा, उसको जरूर से देखिएगा। सीपीडब्ल्यूडी में 32 साल तक के कैंडिडेट जो है वो अलाउड रहते हैं। ये बहुत काम की डिटेल है। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करेंगे अपनी एज लिमिट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा एज लिमिट अलाउ करता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरों में एज लिमिट ऑलमोस्ट 30 साल या 27 साल के आसपास तक देता है, 30 ईयर्स नॉर्मल रहता है। ये 32 ईयर्स के कैंडिडेट्स को भी अलाउ करता है सीपीडब्ल्यूडी। ठीक है, फिर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन हो गया, CWPRS हो गया, CWC हो गया। CWC भी, सेंट्रल वाटर कमीशन भी 32 साल तक के कैंडिडेट्स को अलाउ करता है पोस्ट प्रेफरेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस हो गया नेवल का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, NTR हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का हो गया। ठीक, अभी ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स आए हुए हैं ये अलग अलग ब्रांच के कैंडिडेट्स की इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। जरूरी नहीं है कि हर डिपार्टमेंट हर ब्रांच के कैंडिडेट को अलाउ करे अपने लिए पोस्ट प्रेफरेंस भरने का। ठीक है, तो देखिए किस में डिग्री वाले अलाउड है, कहाँ कहाँ पर डिप्लोमा मांगा हुआ है, वो पूरी क्राइटेरिया आपको गिवन है। अगर आप बीआरओ के लिए फॉर्म भरते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से 2 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस मांगता है, वो भी अपने रेलेवेंट फील्ड में, अपने प्रॉपर उसमें डिफाइंड है, उसके नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं और आप बीआरओ फिल कर रहे हैं तो पहले से अलर्ट मोड में रहेगा कि अगर आपने डिप्लोमा किया हो तो आपके पास 2 साल का और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और पढ़ाई के दौरान का इंटर्नशिप जो होता है वो उसमें नहीं काउंट होता है, तो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद का ही पोस्ट डिग्री का जो एक्सपीरियंस का डेट रहेगा वो वहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। इससे जुड़ी हुई एक और अच्छी सी बात आपको बताता हूँ। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर डिप्लोमा हमने किया है और हम इसका फिलअप कर देते हैं, जब समय आएगा मान लो सेलेक्ट होते हैं तो हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ये चीज़ मत करिएगा, क्योंकि इससे एक सबसे बड़ा खतरा ये रहता है, क्योंकि देखिए ये तो गवर्नमेंट बॉडी है और ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बीआरओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, बीआरओ क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफ़ी अच्छी स्ट्रिक्ट रहती है, और इस वजह से ये लोग डिटेल्स मांगते हैं कंपनी की, यूएएन वगैरह की जो डिटेल्स है वो लेते हैं कि आप कौन सी कंपनी से आपका एक्सपीरियंस है, और उसका वेरिफिकेशन होता है। और वेरिफिकेशन में गलत पाए जाने पर उस कैंडिडेट का डिबारमेंट जो है वो भी वहाँ पर हो जाता है। तो डिबारमेंट जो होता है 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए भी वो लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में फंसने से बेटर है कि हमको एकदम क्लियर कट रखना है चीज़ों को। अगर आपके पास डिप्लोमा है और उसके साथ एक्सपीरियंस है तब आप इस ऑप्शन पे जाइए। अदर देन दैट फिर आप बाकी के जो रिमेनिंग ऑप्शंस है उस पर जा सकते हैं, वो विंडोज़ तो ओपन है आपके लिए। डिग्री है तो बिल्कुल आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये सभी के सभी हो गए, तो डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस देखिए और कहाँ पे मांगा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे मांगा हुआ है। हालांकि इस बार जो है एमओडी की तरफ से कोई जो वैकेंसी की लिस्ट है वो डिस्क्लोज वैसी नहीं की गई है, तो इसको अभी रहने देते हैं। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में नहीं मांगा हुआ है, लेकिन MES जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें अगेन डिप्लोमा प्लस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो डिप्लोमा के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 2-2 साल का एक्सपीरियंस इन पोस्ट में मांगता है। हालांकि 32 साल की एज लिमिट CWC और CPWD में अलाउ करता है। ये बेसिक फॉर्म में इनके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई वैकेंसीज कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये है ना कि सर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और सिलेक्शन कैसे मिलेगा इसके अंदर। 2 बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस की प्रायोरिटी में नंबर 1 पे CPWD लिख दिया। ठीक, दोनों के रैंक में, दोनों के स्कोर में डिफरेंस है। देखते हैं किसको और किस तरीके से, क्या इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है, कैसे मिलता है ये डिपार्टमेंट। ठीक, चलिए देखते हैं भाई। तो इस बार 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं, 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये वैकेंसी की डिटेल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा इसको, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं यहाँ से। डिपार्टमेंट वाइज आप देखिए वहां पे बीआरओ ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल है, डबल मैक, सिविल। ध्यान रखिएगा बीआरओ ने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डिप्लोमा के कैंडिडेट से। तो अगर आप इसको एज ऑप्शन फिलअप कर रहे हैं तो अलर्ट मोड पे रहिएगा, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट डिप्लोमा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, डबल मैक और सिविल के कैंडिडेट्स इसको फिलअप कर सकते हैं। टोटल सब कुछ मिला के 486 के आसपास वैकेंसी जो है, 486 वैकेंसीज यहाँ पर है। CPWD जो है 32 साल तक का एज लिमिट अलाउ करता है। इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली अलग अलग बाइफर्केशन शो किया, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इसी को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल 124 वैकेंसी यहाँ पर है और सिविल 421 वैकेंसीज यहाँ पे। ऑब्वियसली सिविल की वैकेंसीज ऑलमोस्ट इन सब में ज़्यादा ही रहती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। CWPRS जो है इसका अभी टू बी नोटिफाइड है। ये अभी हो सकता है आपको प्रेफरेंस का विंडो जब खुले तो उसमें ना दिखाई दे, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, टू बी नोटिफाइड है।
सेंट्रल वाटर कमीशन मैक और सिविल को अलाउ करता है। 211 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो नेवल का है, वो भी अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, तो इसको भी आप आउट ही मानिए एक तरीके से। एमईएस की मैं बात कर लूँ तो एमईएस में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 18 वैकेंसी है, सिविल वाले बच्चों के लिए 29 है, सब मिला के 47 सीटें यहाँ पर है। एनटीआरओ में अगर आप देखें तो मैक, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैक और इलेक्ट्रिकल के एक एक सीट है और सिविल के 4 सीट्स हैं, सब कुछ मिला के 6 वैकेंसीज यहाँ पर है। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल वाले अलाउड नहीं है अभी फिलहाल, मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है इनके पास अभी फिलहाल सीट, तो मैक और सिविल का सब मिला के 21 है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है उसमें मैकेनिकल की 8 सीटें आई हुई है, सब कुछ मिला के 1342 सीटें रजिस्टर्ड है एसएससी के पास। 1342 सीटें जो है वो एसएससी आपको ऑफर कर रहा है एज पर इट्स फर्स्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से इतनी सीटें हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितना ऑप्शन है, अब इलेक्ट्रिकल का जो कैंडिडेट है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है ये आप देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के पास इतने ऑप्शंस ओपन है। देखिए, सबसे पहले आपके पास सीपीडब्ल्यूडी ओपन है, ये एक ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर आपके पास देखिए हाँ जी, सेकंड नंबर पर आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल बचता है, सेकंड नंबर पर ये एक ऑप्शन है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये वाला। तो 47 तो नहीं, लेकिन मैक प्लस इलेक्ट्रिकल मिला के 18 सीटें आपके पास अवेलेबल है। तो एमईएस हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पर आपके पास सीपीडब्ल्यूडी हो गया, ये दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एनटीआरओ आप अगर चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, लेकिन एक ही सीट यहाँ अवेलेबल है। एनटीआरओ के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, बट इसकी एक ही सीट अवेलेबल है। ठीक है, और देन इसके बाद एडिशनली अगर कुछ आपको, अगर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से सीट्स बढ़ी होंगी, एक्सटेंड हुई होंगी, तो वही ऑप्शन है, अदर देन दैट और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास कुल मिला के ऑप्शन ही यही हैं। इन ऑप्शंस में से देखना है आपको। और हाँ, एक एक और मैं बताना भूल गया, सॉरी, एक आपके पास बीआरओ का ऑप्शन है। यस, ये मैं बताना भूल गया था आपको कि एक बीआरओ भी एज ऑप्शन है। तो ये 4 अलग अलग सेक्शन है जो इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स के लिए एज ऑप्शन है। अब इसमें भी एक जो बीआरओ मैंने टिक किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, एमईएस जो है, जहां तक मुझे लग रहा है एमईएस ने भी एक्सपीरियंस मांगा है ना, एमईएस जो है उसने भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है क्या? यस, एमईएस जो है ये भी डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है। रिसेंट नोटिफिकेशन एक बार जरूर से आप चेक करिएगा। तो फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो बहुत देख के फिलअप करिएगा, क्योंकि ये सारी क्राइटेरियाज आपके सामने आएंगी। तो और देखिए, इससे चिंता की बात क्यों है ये मैं बताता हूँ आपको। आपने गलती से बीआरओ भर दिया और आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं बट विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बीआरओ फिलअप कर दिया आपने, आप एलिजिबल भी होते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ तक आपका कट ऑफ वाइज आप इन रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो चेक करेगा कि आपको एक्सपीरियंस, मतलब जब आपको डीवी वगैरह के लिए बुलाएगा और देखेगा एक्सपीरियंस तो है ही नहीं आपके पास, जीरो एक्सपीरियंस पर है, उस कंडीशन में आपका रिजेक्शन होगा। और रिजेक्शन होगा तो उस वजह से किसी और कैंडिडेट की सीट जो है वो खराब होगी, पहली चीज़। और दूसरा कि आपको हो सकता था कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट मिल जाए, बट अगर आप एक डिपार्टमेंट में अगर रिजेक्ट इस तरीके से हो जाते हैं, डीवी के समय ऐसे जाके रिजेक्ट होते हैं, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई कि किसी और डिपार्टमेंट में आपको चांस मिलेगा। तो इस जो इतना गोल्डन चांस है, इतना मस्त मौका, उसको गंवाना नहीं हमको। ठीक है, तो बिल्कुल सोच समझ के क्राइटेरिया पढ़ते हुए पूरा का पूरा तब जाके आप इसको फिलअप करिएगा। ठीक, ये पहला थिंग। दूसरा, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से देखिए, अगर चॉइस मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा चॉइस है नहीं, लिमिटेड चॉइसेस है, नंबर ऑफ सीट्स कम है 2022 की तुलना में। तो अब आप अपने स्कोर के हिसाब से फॉर्म फिलअप करिएगा। ठीक है, स्कोर के हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट करिएगा। अब इस प्रायोरिटी के साथ, इस प्रायोरिटी के लिए एक बैकअप डेटा मैं आपको और बताता हूँ। रिसेंटली सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आया था कि सीपीडब्ल्यूडी ने डिटेल ऑफ वेकेंट एंड इन पोजीशन जो सीट्स हैं अपने कंसर्न सेक्शन ऑफिसर्स पर ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने भेजे थे। टेक्निकल पोस्ट इनके पास प्रमोशन कोटा के लिए कितना अवेलेबल है, ये प्रमोशन कोटा का है। ठीक है, इसका अपने रिक्रूटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रमोट करके इतनी सीटें जो है वो भरेगा। ठीक, सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितना है, जैसे ए इलेक्ट्रिकल का 916 है, डबल ई 232 सीटें हैं। अपने काम का जेई कहाँ पर दिखाई दे रहा है, अच्छा चलो आगे के सेक्शन पे दिखाई देगा। इन पोजीशन और वेकेंट पूरा आपको दिखा रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे काम का जो डेटा है वो, इसी सीपीडब्ल्यूडी का डीआर कोटा अवेलेबल है यहाँ पर। देखिए, डीआर इज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। और अगर आप इस नोटिस के अंदर देखेंगे, शायद ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं क्लियर नहीं दिख रहा होगा शायद, लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैकेंसीज लिमिटेड टू यूपीएससी एसएससी में बी मेंशन्ड। ठीक है,
तो यूपीएससी के थ्रू या एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी को फिलअप करने का ये लोग सोच रहे हैं वो ये कुछ वैकेंसीज हैं। तो सैंक्शनड स्ट्रेंथ 924 मान लीजिए जेई इलेक्ट्रिकल के लिए है। इन पोजीशन कितना है 583 के आसपास है, और वेकेंट जो है हो सकता है कि 331 के आसपास वेकेंट है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि सीपीडब्ल्यूडी इस बार के यानी कि 2023 के एसएससी से कुछ सीटें वहां से भरेगा, कुछ सीटें जो है वो 2024 के एसएससी से फिलअप करेगा। तो अब ये जो डेटा है ये उनके पास का डेटा है। एसएससी की वेबसाइट पर उन्होंने ये डेटा मेंशन नहीं किया है। तो हम इस डेटा को अगर इग्नोर भी कर दें थोड़ी देर के लिए, जो उन्होंने मेंशन किया है उस डेटा पर भी जाएं, तो 124 सीट हमारे पास सीपीडब्ल्यूडी में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, चलिए ये तो एक पॉइंट था जो आपको कंसिडर करने के लिए मैं बोल रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट, पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करने के टाइम आपको और किस बात का ध्यान देना है। चलिए दो तीन चीज़ें और मैं बताता हूँ। अब पोस्टिंग के हिसाब से भी देखिए, आप जिस भी डिपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं उसके हिसाब से देखिए कि पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर मिल सकती है। बीआरओ का फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, अच्छा बीआरओ के लिए एक और बात बता दूं कि केवल मेल कैंडिडेट्स उसमें उस पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बीआरओ में वैकेंसीज नहीं रहती है। तो मेल कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो आप इस पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो। लेकिन यहाँ पोस्टिंग कहाँ देगा आपको, बॉर्डर रीजन्स पे देगा, आर्मी के लोकेशंस पर देगा, थोड़े से टफ सिचुएशंस पर आपको पोस्टिंग मिलती है इसकी। सीपीडब्ल्यूडी को सबसे ज़्यादा लोग पसंद भी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये पोस्टिंग भी देता है बहुत प्रॉपर सिटीज़ के अंदर। ठीक है, आप एकदम प्रॉपर अच्छी लाइफस्टाइल वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। शहर के अंदर आपको प्रॉपर अच्छी जगहों पर मेजर सिटीज़ पर पोस्टिंग मिलेगा। देखिए मेजर पोस्टिंग इन सिटीज़, लगभग 70% पोस्टिंग तो आपको शहर में देगा। और इसके साथ एक और बढ़िया सी चीज़ क्या है पता है, सीपीडब्ल्यूडी में जब आप ऑप्ट करेंगे तो आपको रीजन या सिटीज़ सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा जो बीआरओ में नहीं मिलेगा आपको। रीजन या सिटीज़ जो है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। वहाँ अवेलेबल जो ऑप्शंस होंगे उनमें आप चॉइस कर सकते हैं। उस समय जब आपको ये अलॉट होगा आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये शहर के ऑप्शन है, आपको इनमें से किस पर प्रिफरेबल रहेगा। तो ये ऑप्शन सीपीडब्ल्यूडी देता है, ये ऑप्शन दूसरे अदर में सब में नहीं रहता है, कुछ कुछ एक और डिपार्टमेंट जो है वो ऑप्शन देते हैं आपको। ठीक है, फिर सीडब्ल्यूसी की बात करें, सीडब्ल्यूसी भी मेजर सिटीज़ में देता है, लेकिन खास बात कि देखिए इसमें साफ मैंने इसलिए लिखा है कि बट ऑप्शंस इज नॉट प्रोवाइडेड। तो सीडब्ल्यूसी ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करता। खैर अब हम इलेक्ट्रिकल वालों के लिए सीडब्ल्यूसी में उतना कुछ नहीं है अभी फिलहाल। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एमओडी जो है वो तो नेवल हेडक्वार्टर्स पर देगा फिलहाल, अभी ये बंद रहेगा, ये आपको दिखेगा नहीं इस बार के प्रेफरेंस लिस्ट में। एमईएस की मैं बात करूं तो नियर आर्मी कमांड रीजन, इसमें भी चॉइस प्रोवाइड करता है आपको। आर्मी कमांड रीजन के आसपास ही आपको ये मिलता है। ठीक है, एमईएस के अंदर। एनटीआरओ जो है वो अपने अकॉर्डिंग सिटीज़ में के रीजन में ही आपको देता है। और पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज जो है और फरक्का बैरेज जो है इसके बारे में क्या बात करना। चलिए ठीक है, तो ये भी आपको पोर्ट्स और उसी टाइप के रीजन्स के आसपास का वो देता है प्लेस। ठीक है, अब बात करें कि सैलरी अप्रोक्सीमेशन से चलो कंपेयर कर लेते हैं कि चलो सैलरी वाइज ही देख लें जरा, कौन सा ज़्यादा कौन सा कम किस टाइप का। तो एक आपको मैं एक अंदाजे से बताऊं तो एसएससी में जेई की जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है सिटीज़ के हिसाब से वेरी करती है कि आपको कौन सी सिटी पर प्लेसमेंट मिल रहा है। ठीक, जैसे आप एक्स कैटेगरी की सिटीज़ पर हैं या वाई सिटीज़ पर हैं या जेड कैटेगरी की सिटीज़ पर हैं, तो उसके हिसाब से आपके पेमेंट पर डिफरेंस जो है वो रहता है। एक्स कैटेगरी की सिटीज़ जो होती है, एक्स कैटेगरी के जो शहर होते हैं वो महंगे शहर होते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, और या स्टेट कैपिटल जो बड़े बड़े हो गए, जैसे मेट्रो सिटीज़ के तौर पे जिनको बेसिकली हम लोग जानते हैं ना कि चेन्नई हो गया, मुंबई, दिल्ली, इस टाइप की जो जगह हैं वहाँ पर वो सब एक्स सिटीज़ में आते हैं, बेंगलोर हो गया ये सब। तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, उस हिसाब से आपकी सैलरी का बाइफरकेशन देखिए, ग्रेड पे, बेसिक पे, एचआरए, डीए, टीए, ये सब कुछ मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी। पोस्ट एक ही है, पोस्ट वही है कि उसी जेई का पोस्ट का बंदा, लेकिन अगर वो एक्स सिटी में उसको मिला है प्लेसमेंट तो उसकी सैलरी इतनी रहेगी, वाई सिटी में है तो उसकी सैलरी इस तरीके से रहेगी। देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है, एचआरए पर वेरिएशन हो जाता है सीधे। ठीक है, एचआरए पर वेरिएशन के साथ टीए जो है उस पर वेरिएशन होता है। तो ऐसा कुछ कुछ वेरिएशन होता है। जेड सिटीज़ जो होती हैं उस पर की सैलरी आप देख सकते हैं 53,032 के आसपास, ये लेवल 6 मैट्रिक्स के हिसाब से। फिर लेवल जब चेंज करेगा ये तो ये सैलरी और रिवाइज हो जाती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये अगर आप चाहें तो ये सैलरी वाइज भी समझ सकते हैं कि आपको कौन से सिटी में प्लेसमेंट लेना फ़ायदेमंद है और क्या सैलरी में डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट, और आपको मैं सोचने के लिए और अच्छे से डेटा बताता हूँ। जब आप एमईएस के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा पुराना सिलेक्शन स्कोर बताता हूँ कैटेगरी वाइज। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में आसानी होगी। 2016, 17, 18, 20 इतने समय का डेटा आपको मैं बता रहा हूँ।
जनरल कैटेगरी का 317.25 में 2016 में सिलेक्शन हो रहा था, और 2020 में 344.9 पर पोस्ट मिली थी MES। ठीक, मैक इलेक्ट्रिकल दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ये OBC कैटेगरी में 338 तक गया था, और SC कैटेगरी में 311 तक गया था 2020 की बात करें तो। CPWD का सिलेक्शन स्कोर MEEE पेपर 1 प्लस पेपर 2 सब मिला के मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ 500। तो अब देखिए जनरल कैटेगरी में 2020 का ही सबसे लेटेस्ट डेटा है। ये देखिए 2022 का भी डेटा है, बट मैंने यहाँ 2022 वाले डेटा को इंक्लूड नहीं किया है। 2020 तक का एक एवरेज मैंने निकाला, आप देख सकते हैं 405.44 लास्ट सेलेक्टेड पर्सन का स्कोर था जिसको कि CPWD अलॉट हुआ। ठीक है, तो हमको अपने स्कोर के हिसाब से समझना है कि हम किस जगह पर स्टैंड कर सकते हैं या नहीं। OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसका फाइनल सेलेक्टेड पर्सन का स्कोर था 383, और SC कैटेगरी का जो कैंडिडेट था 344 पर उसको CPWD मिला 2020 में। ठीक है, 2020 की ये बात है। तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करते बनेगा कि आपका स्कोर किस रेंज पर स्टैंड कर रहा है, तो आप प्रेफरेंस पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BRO का सिलेक्शन स्कोर आप देख सकते हैं 19 का, जनरल कैटेगरी 334 पर आखिरी पर्सन को BRO जो है वो मिल गया वहाँ पर। ठीक है, OBC और SC में आप देखें 329 और 300 के आसपास में उसको BRO जो है वो अलॉट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से डिटेल थे जिससे कि आपको समझ में आएगा, जिससे आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में आसानी होगी। अब एक रफ फिगर में रफली अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्लेसमेंट कैसे मिलता है, सिलेक्शन कैसे मिलता है आपको, तो वो भी एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई दो बंदों ने प्रेफरेंस रखा। ये प्रेफरेंस की लिस्ट आपने देखा होगा, देखिए SSC ने ये जो जारी किया है, SSC ने अभी जो नोटिफिकेशन निकाला था 19 तारीख को, ये नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बोला कि भाई 20 तारीख से 25 तारीख के ड्यूरेशन में ऑप्शन कम प्रेफरेंस जो है वो फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक, इस नोटिस के साथ साथ इन्होंने देखिए पोस्ट वाइज आपको इतनी कैटेगरी दी, इस कैटेगरी में से NTRO मिसिंग है वैसे। हाँ, इस कैटेगरी में से NTRO मिसिंग है, चलिए ठीक है, ये मुझे लगता है कि जो विंडो ओपन होगा उसमें भी नहीं दिखेगा NTRO फिर तो, बट उसमें एक एक वैकेंसी है तो वो मिलना चाहिए, दिखना चाहिए। तो आपको ये कोड जो है ये दिख रहे हैं वैकेंसी वाइज, कि जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल BRO। ठीक है, तो आप मान लीजिए BRO का फिलअप करना चाहते हैं जिसका कोड A है, ऐसा करते हुए हर कैटेगरी का कोड दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो अब जैसे सपोज कर लीजिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी बच्चे को BRO में सिलेक्शन लेना है तो वो A कोड यहाँ पे डाल देगा। फिर सेकंड नंबर पर किसी को अगर मान लीजिए CPWD चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है, तो देखिए C ऑप्शन जो है दैट इज जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल CPWD, तो वो क्या करेगा यहाँ पे A लिखेगा, सेकंड प्रायोरिटी में C ऑप्शन लिखेगा। इस तरीके से अपना प्रायोरिटी जो है वो लिख सकता है। ठीक, तो आपको क्या करना है और यहाँ सिलेक्शन मिलेगा कैसे वो समझिएगा। ये देखिए, तो नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 3, 4, 5, इस तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक, तो अब मान लीजिए किसी एक पर्सन ने लिखा यहाँ पर C ऑप्शन पहले, मतलब CPWD उसने पहले लिख दिया, उसके बाद A ऑप्शन लिख दिया कि BRO मुझे चाहिए, उसके बाद जो भी MES का कोड होगा, मैं ऐसे MES लिख रहा हूँ, आप उसका कोड देख के कोड एंटर करना है आपको। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ऑनलाइन जो है वो एंटर कर दीजिएगा, अपना कैंडिडेट लॉगिन आप करेंगे, वहाँ से ऑनलाइन इतना इस तरीके से आप डेटा फिलअप कर लीजिएगा। जब आप ये डेटा फिलअप कर लेंगे, अब देखिए इसमें फ़ायदा क्या होगा, किस तरीके से होगा। मान लीजिए कि दो बंदे हैं, दोनों का स्कोर सेम रहता है। हाँ, दो पर्सन है मान लीजिए, उनका स्कोर सेम है लेकिन उनकी प्रायोरिटी में डिफरेंस है। अब ये सपोज कर लीजिए कि कोई पर्सन है जिसका नाम है मान लीजिए अमित। ठीक है, ये अमित ने अपना प्रायोरिटी या प्रेफरेंस जो है फिलअप किया, और ये कोई पर्सन है राहुल, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये राहुल है, राहुल ने जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट किया वो किस तरीके का रहेगा। अब उसने बोला कि नहीं सर, मैं फर्स्ट नंबर पे ना मैं BRO फिलअप करूँगा, मेरा पहला प्रायोरिटी BRO है, उसके बाद मुझे CPWD लगेगा, और आखिरी पर मुझे MES लग रहा है कि वो चाहिए। ठीक है, अब दोनों का स्कोर सेम है, पेपर 1 + 2 मिला करके मान लीजिए दोनों ने 380 मार्क्स जो है गेन किए हैं, दोनों ने 380 नंबर लाए। ठीक, अब जब यहाँ मेरिट लिस्ट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, क्या देखा जाएगा, इनकी प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो जब अगर सपोज कर लीजिए कि CPWD की बात होगी, तो CPWD इसको पहले नहीं मिलेगा,
CPWD जो है अमित को पहले मिलेगा, क्योंकि इसके फर्स्ट प्रायोरिटी पर इसने CPWD ऑप्ट करके रखा है। तो इस 380 पे इसको CPWD मिल जाएगा, लेकिन उसी 380 पे इसको नहीं मिलेगा CPWD, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको किस में देखा जाएगा, तो इसको BRO में देखा जाएगा। जब BRO की मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें क्या होगा, आपका ये ऑर्डर देखा जाएगा कि आपने कौन से प्रायोरिटी लेवल पे इसको ऑप्ट किया हुआ है। तो मान लीजिए कि BRO में फर्स्ट प्रायोरिटी में राहुल ने लिखा है कि भाई मेरा पहला प्रायोरिटी BRO है, तो ऑर्गेनाइजेशन ये सबसे पहले इसको इस बंदे को मिलेगा, मतलब राहुल जो है इसको मिल जाएगा BRO पहले एज कंपेयर टू दिस अमित। या हो सकता है कि अमित का स्कोर जो है 382 होगा, इससे ज़्यादा होगा, बट फिर भी BRO इनको पहले मिलेगा एज कंपेयर टू द प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी जो है वो बड़ी मायने रखती है, तो आप बहुत सोच समझ के नंबर 1 2 3 ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एकदम प्रॉपर देख करके बनाइएगा, फिर उसके बाद बाकी के लिए आप जो है उस पर जाइए। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं मिला तो सेकंड वाला भी नहीं मिलेगा करके, ऐसा नहीं है, या इसमें से रिजेक्ट हो गए तो ये वाला नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि जब इस कैटेगरी के लिए, यानी कि ये जो भी कैटेगरी है, मान लो BRO है, तो BRO की मेरिट लिस्ट में और प्रायोरिटी लिस्ट में दोनों में कंपैरिजन होगा। तो जिसकी प्रायोरिटी, अब सपोज कर लीजिए कि मैक्सिमम लोगों ने प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पे डाला और मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, और आपने दूसरे नंबर पे डाला है, तो दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी की लिस्ट में डाला और दोनों के मार्क्स अगर सेम है तो आपको पहले मिल जाएगा एज कंपेयर टू जिसने थर्ड पॉइंट पे ऑप्ट किया था उसको, या थर्ड रैंक पे या थर्ड प्रायोरिटी में जिसने लिखा था उसको फिर बाद में ही कंसिडर किया जाएगा, पहले आप ही को कंसिडर किया जाएगा अगर आपने उसको पहले लिखा था तो, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, इस बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट मिलता है। हर डिपार्टमेंट की अपनी मेरिट लिस्ट रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि उस पर वैकेंसी कितनी थी। जैसे कि सपोज कर लीजिए CPWD की मैं बात करूं, जिसका कि डबल ई का 124 वैकेंसी इसने दिया है अभी तक बिना एक्सटेंशन वगैरह के, ठीक है। जब एक्सटेंशन होगा तो होगा, बात की बात है, एक्सटेंशन हो गया तो फ़ायदा है और बच्चों को इन कर लेगा ये। तो डबल ई का सपोज कर लीजिए इसने 124 वैकेंसी दिया हुआ है ना, तो वो 124 वैकेंसी, अब वो कौन कौन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया उसके ऊपर निर्भर करेगा कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कहाँ तक जाएगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है 405 या 410, सपोज कर लीजिए कि SSC JEE का इलेक्ट्रिकल का जो रैंकर है AIR 1 अगर किसी का, या जो भी रैंकर है इलेक्ट्रिकल में, है ना, उसका जो स्कोर जाता है वो जाता है मान लीजिए 430, 430 चला गया या 415 चला गया मान लो, और इस बच्चे ने CPWD ऐप ऑप्ट कर लिया है, इस बच्चे ने CPWD ऑप्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये और इसके जैसे, अब सपोज कर लीजिए आपका स्कोर है 390, 390, ठीक है। अब 390 से 415 के बीच में मान के चलते हैं कि 5000 बच्चे आते हैं, सपोज कर लीजिए इस स्कोर रेंज के बीच में 5000 बच्चे हैं, या 5000 भी मैंने बड़ा नंबर लिख दिया, मान लीजिए कि 300 बच्चे हैं, 300 कैंडिडेट्स हैं। अब वो जो 300 कैंडिडेट है, जरूरी थोड़ी ना है कि सब के सब CPWD ऑप्ट करेंगे, हो सकता है कि इस 300 में से कुछ कैंडिडेट NTRO ऑप्ट कर रहे होंगे, कुछ जो है BRO कर रहे होंगे। हालांकि सबकी मेजर चॉइस CPWD ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब फर्स्ट नंबर पे CPWD लिखेंगे, हो सकता है कुछ बच्चे सेकंड पे CPWD लिखें। तो उस कंडीशन में चांसेस है इस बच्चे का इस पोस्ट तक पहुंच पाने का, प्रोबेबल चांसेस है, एक ऑप्शन हो सकता है, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर रख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्शन होता है, इस तरीके से पोस्ट जो है वो आपको मिलती है। फिलहाल इस साल इलेक्ट्रिकल वालों के पास चॉइस कम है, और इलेक्ट्रिकल में भी विदाउट एक्सपीरियंस और डिप्लोमा तो और कम चॉइसेस है। तो चॉइसेस कम है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचने का सीन अभी है नहीं। आपको मैं एक आइडियल जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो मैं बता देता हूँ। आइडियल केस में आप अगर प्रायोरिटी या प्रेफरेंस अगर फिलअप कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट 3 में आप क्या फिलअप कर सकते हैं, मैं जस्ट एक टेंटेटिव आइडिया बता रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप करिएगा, किसी के दबाव में आके ऐसे आपको फिलअप नहीं करना है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो भाई फर्स्ट वाले पर एक ऑप्शन बचता है कि आप CPWD ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड वाला जो है उसमें आप MES और BRO में से चॉइस ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो। अगर विदाउट एक्सपीरियंस पर हैं तो फिर आपको वहाँ से देखना पड़ेगा कि आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप BRO ले सकते हैं, या इसके जगह MES ले सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन जो है, बल्कि इसके बदले एक चीज़ और कर सकते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं आप, और अगर ऑप्शन में NTRO खुल रहा है तो NTRO को फिलअप करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर अगर आपको एक भी अगर वो सीट दे रहा है ना,
तो आप उसको फिलअप करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं पे NTRO आप फिलअप कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में दे रहा है तो चांसेस कम है वैसे, एक ही सीट है वहाँ पर। तो सेकंड नंबर पर आप क्या फिलअप करेंगे? सेकंड नंबर पर आपके पास फिर यही चॉइस है, BRO या MES। तो बेटर होगा कि MES फिलअप कर लीजिए। फीमेल कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास, MES फिलअप करेंगे ऑब्वियसली। मेल कैंडिडेट हैं, BRO MES दोनों कर सकते हैं, लेकिन BRO की फिजिकल क्राइटेरिया या ओवरऑल जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको जरूर से एक बार चेक कर लीजिएगा, और मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप उस मेडिकल क्राइटेरिया में क्वालिफाई करें, क्योंकि ये चांस ना बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हो। आपको पता है कि आप कितनी मेहनत करके पेपर 1 क्लियर किए, 2 जो है वो दिलाए अच्छे से, तब आज के डेट में आप ये पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो। तो इसको जाने नहीं देना है, इसको जितना हो सके कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है बेस्ट वे में। ठीक है, तो ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए। यहाँ पर आप बल्कि आप MES कर लो, MES, इसका कोड देख लीजिएगा, मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप लिखिएगा। फिर यहाँ पर आप NTRO अगर खुल रहा होगा तो चौथे नंबर पर आप फिलअप कर सकते हैं इस तरीके से। और बाकी FBP वगैरह, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट वगैरह हो गया है, बाकी जो हो गया आप ऑप्ट कर सकते हैं CWC या जिसका अभी नोटिफाइड नहीं है उनका। आगे चल के अगर पोस्ट आई या उसमें ऐड किया उसने 2023 के SSC में, तो पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए। अदर देन दैट अगर नहीं, तो वैसे भी उसने अनाउंस नहीं किया है तो वो तो वैसे ही नहीं मिलेगा। तो इतना ऑप्शंस आप अभी के लिए फिलअप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स। ठीक है, डबल ई के कैंडिडेट। और जो 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आई होप कि अभी तक समझ गए होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कितना ज़रूरी होता है। और खाली पेपर 1 और 2 में स्कोर कर लेना या 1 को खाली क्लियर कर लेना काफ़ी नहीं रहता है, हमको उसमें बहुत तगड़ा स्कोर जो है वो गेन करना होता है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोग को ये बोलता हूँ कि अपना टारगेट स्कोर जो है ना बहुत प्रॉपरली सोच के रखिएगा। पेपर 1 से बहुत पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट स्कोर क्या रहेगा, ताकि आप उस डायरेक्शन में वर्क कर सकें, सो दैट कि लास्ट मोमेंट पर हमको सब क्लियर करके भी ऐसा ना हो कि पोस्ट नहीं मिल रही है। पोस्ट मिलनी चाहिए, तब काम की बात होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करने में आसानी हुई होगी। लेकिन अगर फिर भी माइंड में कुछ डाउट है, जैसे कई चीज़ का डाउट होता है कि सर कैटेगरी वाइज कि कास्ट सर्टिफिकेट हमारा कुछ इतने दिन पहले का है, कब तक का होना चाहिए, या डिग्री मेरा कंप्लीशन जो है सर वो अभी हो जाएगा, अभी पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करूँ या नहीं करूँ। देखिए उसमें लास्ट क्रूशियल जो डेट है उसके बेसिस पर आपको बोलता है, आखिरी डेट टू फिलअप द फॉर्म जो था उसके बाद के कंप्लीशन को नहीं लेता है वो। तो वो ध्यान रखिएगा कि उससे पहले का आपका कंप्लीशन हो। तो ऐसे बहुत सारे कोई भी डाउट्स हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से आप लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर से रिप्लाई करूँगा जो भी पॉसिबिलिटी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर से करिएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप ज़रूर करना है। फिलअप ही नहीं करेंगे तो वहाँ रीड ही नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। तो फिलअप तो करना ही है आपको, चाहे कुछ भी हो। तो फिलअप तो करिए, सोच समझ के एकदम प्रॉपरली आप डिसीजन लीजिए। 25 तारीख तक का आखिरी दिन का, आखिरी समय का वेट मत करिए। 24 को आप अपना डेडलाइन रखिए और उसी दिन तक आप फिलअप कर लीजिए आराम से। ठीक है, और सोचना है आप और अच्छे से सोच सकते हैं, डिस्कस करना है डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको मिल जाएगी। मेरे साथ आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं और हम लोग प्रॉपरली प्लान करके पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन, और आपसे बात करते हैं और आने वाले वीडियोज़ पर मिलते हैं। जस्ट गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।